क्लास 1:30 से शुरू शुरू। माइक वहाँ पे है क्या? आधे घंटे में कल तो चला नहीं क्लास। कितने लोग आए नहीं? अगर आए होते क्लास चलता, कितने लोगों को नुकसान हो जाता है बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश पहले बताइए क्या उसने चला था, क्या क्या पढ़े थे, कब आगे चलते? बिना नोट्स पलटे बताइए उस दिन क्या क्या हो चुका? सार्वजनिक आय हुआ था और सार्वजनिक व्यय हुआ था, सार्वजनिक ऋण हुआ था। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, एडजस्ट करिएगा। पता नहीं क्या है, सब इस समय बड़ा वीकनेस हो रहा है, पता नहीं क्यों। शरीर बहुत लेजी लगता है, सुबह उठने मन नहीं करता। बताइए, सार्वजनिक आय क्या है? कौन बताएगा? सार्वजनिक आय क्या है? हम बता चुके। नोट्स मत पढ़ लो। हाँ, नोट्स मत पढ़ लो, ये काम घर का है। सार्वजनिक आय क्या है? जैसे सार्वजनिक आय में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, कैसे, क्या क्या बताइए तेज प्रताप यादव। सार्वजनिक आय, सरकार को ये पैसा कहाँ से मिलता है? सार्वजनिक आय क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? सार्वजनिक आय में टोल टैक्स होता है, टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर उससे भी होता है, और निवेश के द्वारा। सार्वजनिक आज आप पढ़ी पा रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभी तक कहाँ? इन्हें पता नहीं। अच्छा, ये एसएससी में पढ़ते, यहाँ आप बैठ गए, एसएससी जाके बैठिए आराम से। चलो एसएससी आप बैठ गए, चल सही है, भीड़ बढ़ाओ कम से कम। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय क्या होता है? जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सार्वजनिक व्यय, चलिए बताइए, आप आई थी। सार्वजनिक व्यय बताइए। सार्वजनिक व्यय आप दोनों लोग मिलते। सार्वजनिक आय तो ये हो गया। सार्वजनिक व्यय में सरकार कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है? हाँ, बहुत सही। अस्पताल, स्कूल, रोड वगैरह। चलिए, आप चारों लोग मिलकर बताइए कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है। सरकार सार्वजनिक ऋण के लिए कैसे मैनेज करता है जब उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं? सरकार के पास जब पैसे कम होते हैं तो अपना पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं जो खर्चा होता है उसको पूरा करने के लिए कैसे वो पैसा मैनेज करता है? सार्वजनिक ऋण लेता है, वो कहाँ से लेता है? आरबीआई से, और विदेशों से भी लेता है। विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ये जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब संस्थान है, वहां से पैसा लेता है। वहां से इसको क्या मिलता है? वहां से जो पैसा मिलता है, क्या इसके बदले में उसको ब्याज देना पड़ता है?
पूर्ण न हो। लेकिन सार्वजनिक आय में ब्याज देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। ठीक, सार्वजनिक आय में ब्याज नहीं देना पड़ता। सार्वजनिक यहाँ बहुत है भाई, सच यहाँ कुछ ज्यादा ही सही बात। ये हम उस दिन बता चुके थे, ठीक है। उस दिन कहने का मतलब ये था, रिकॉल कराने का मतलब ये था कि उस दिन आप आई थी ना, याद है कुछ? नोट्स जाके नहीं लीजिए दोनों लोग हैं। और वो दोनों सिस्टर नहीं आ रही। एक आपकी बहन कहाँ गई? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है, बढ़िया बहाना नहीं आने मतलब तब बता रहे तबीयत नहीं। तो ये जो है आपका हो चुका था, ठीक है, ये हो चुका था। बस कहने मतलब ये है कि अब आगे जो है पढ़ना है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या करें आप लोग आते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश का लोक वित्त। उत्तर प्रदेश का लोक वित्त मतलब राजकोषीय नीति, या कह सकते हैं राजस्व प्राप्त करने के लिए, राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार जो है विभिन्न योजनाएं और विभिन्न माध्यम से सरकार जो है अपना इनकम बढ़ाना चाह रहा है। जैसे कॉरिडोर बनाकर, कॉरिडोर क्या होता है? औद्योगिक कॉरिडोर बनाकर, इससे क्या लाभ होगा सरकार को? सरकार को, या कह सकते हैं उस राज्य को, ठीक है, कॉरिडोर बनाने से उस राज्य को क्या लाभ होगा बताइए? रोजगार क्रिएट होगा। पहला नंबर क्या होगा? रोजगार क्रिएट होगा। क्या होगा? रोजगार। दूसरा इनकम। हाँ, पर्यटन नहीं आएंगे। औद्योगिक गलियारे में पर्यटन नहीं, वो कॉरिडोर दूसरा है। जैसे बनारस कॉरिडोर बन रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, वो सही है, आप सही बोल रहे हैं। औद्योगिक कॉरिडोर आपने जो बोला वो भी सही है, वो पर्यटन कॉरिडोर है, ठीक है। और ये औद्योगिक कॉरिडोर है। तो औद्योगिक कॉरिडोर में ज्यादातर कंपनियां आएंगी। क्या आएंगी? कंपनियां आएंगी। बताइए अगर क्या क्या फायदा होगा? व्यापार में आसानी होगी, और आपका जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकेगा। लॉजिस्टिक कास्ट कम होगा। क्या होगा? लॉजिस्टिक कास्ट कम होगा। और किसानों का, ये कह सकते हैं जैसे ये औद्योगिक गलियारा जो बन रहा, उसके बगल बगल जो जमीन होगा, ठीक है, जो खेत होगा, और वहां पे मान लीजिए कोई उपज ज्यादा है तो वहां पे जाके वो कंपनी लग पाएगा। उससे किसानों का जो लॉजिस्टिक चार्ज होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता था, वो कम होता कि नहीं? जिस चीज के लिए वो 20 किलोमीटर दूर जाता था बेचने के लिए, वो उसके पास में मिल जाएगा, उसके पास में वो कंपनी आके लग जाएगी। तो उससे क्या होगा? जैसे आपको एग्जांपल बताएं, यहाँ पे कई सारी मिलें हैं। मिलें कहाँ है? यहाँ पे पूरनपुर में भी मिले ना। हाँ, तो जो मिलें हैं वहां से क्या फायदा है? फायदा ये है कि जो किसान है अपना गन्ना दूर नहीं ले जाना पड़ता, पास में ले जाके अपना सेल कर देता पैसा। तो उससे क्या होता है? उसका बचत होता है। उस पैसे को क्या करता है? एक बात जान लीजिए, ये सिंपल सी बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी संस्था, मतलब संस्था नहीं कर सकती, कोई भी व्यक्ति जब उसके पास पैसा खाने से ज्यादा, किससे? खाने से ज्यादा होगा, तभी वह मार्केट में डिमांड करेगा। अदरवाइज मार्केट में डिमांड नहीं करेगा। पता चले आपको अपनी बेसिक चीजें नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आप जाके मार्केट से आप जो है ब्लेजर थोड़ी खरीदेंगे या शूज थोड़ी खरीदेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी आप जाके मार्केट में चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। अदरवाइज पैसा ही नहीं है तो दाल रोटी चल जाए, वो ही होगा। है सही बात है नहीं? तो कहने का मतलब बस ये है कि जब पैसा रहेगा तो ये, इसका सेंस ये है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिससे उसका इनकम बढ़े। क्या बढ़े? इनकम बढ़े। औद्योगिक गलियारे का मतलब ये है। बात समझ में आई? ये एक किया था। दूसरा क्या किया था? रक्षा गलियारा। इसका क्या मतलब था? रक्षा गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर कहां बन रहा था? अच्छा बताइए, डिफेंस कॉरिडोर कितने जगह है? कितने जगह है? मेरी आवाज थोड़ी भारी भारी लग रही है।
तबीयत नहीं ठीक है सर, अंदर से मतलब बहुत बेटर नहीं फील कर रहा है। बताइए, 2 जगह बताए थे, कहाँ था? ऐसे बता के सब उनको पटान कर देंगे। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए कैसे होगा, बताइए। हैं 2 जगह बताए थे, कहाँ कहाँ होता है? डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह बन रहा है, एक तो भारत उत्तर प्रदेश में, एक और जगह ये कानपुर से होके जाएगा चित्रकूट तक, एक तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। इसका पर्पस क्या था? औद्योगिक गलियारा बनाने का पर्पस क्या था? सरकार जो है डिफेंस क्षेत्र में क्या चाह रहा था? आत्मनिर्भर चाह रहा था। इससे क्या होगा कि जब वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसका राजकोषीय घाटा जो होता है, बात समझिएगा, इसको कहाँ से लिंक कर रहे हैं, जो उसका राजकोषीय घाटा होगा वो कम होगा। जैसे जो पैसा वो कहीं और से मंगाता खरीदता जिस चीज को, वो चीज उसको अपने देश में मिल जा रहा है, ठीक है, अपने देश में मिल जा रहा है, तो उससे बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा। क्या करना नहीं करना पड़ेगा? बाहर से जब आयात नहीं करेगा तो उसका वो पैसा बचेगा, ठीक है, पैसा बचेगा, और जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जो घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, वो कम होगा। जैसे राजकोषीय घाटे का मतलब ये है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए, ठीक, बात समझिए, 10,000 रुपए का आपका टोटल बजट है, ठीक है, आपने 10,000 रुपए का बजट बनाया और आपने इतना इन्वेस्ट किया, मतलब इतना आपने व्यय किया, बदले में आपको मिला कितना? आपको मिला मान लीजिए 9,000 रुपए, तो क्या हुआ? घाटा हुआ कि नहीं? घाटा हुआ। तो कहने का मतलब वही है, जैसे इस रक्षा औद्योगिक गलियारे से यहाँ सबसे वो पैसा क्रिएट करेगा और इस पैसे को अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करेगा। किसी भी देश की राजकोषीय घाटा अगर ज्यादा है तो समझिए उस देश की जीडीपी बहुत सही ढंग से नहीं चल पा रही, मतलब उसके ऊपर व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। क्या है? व्यापार घाटा ज्यादा है, मतलब वो बाहर से चीजें ज्यादा आयात कर रहा है, बाहर से चीजें ज्यादा मंगा रहा है, अपने यहाँ से चीजें कम भेज रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब सारी चीज है। और उसके बाद पाइटन कॉरिडोर, तो जैसा कि ये बताई ही थी, क्या नाम है, सानिया जी, तो ये भी एक जो है पैसा कमाने का एक है। जैसे बनारस हो गया, विंध्याचल हो गया, ठीक है, विंध्याचल में कॉरिडोर बन रहा है, बनारस में कॉरिडोर बन रहा है, और उसके बाद मथुरा में बन रहा है, अयोध्या, ये सब जो कॉरिडोर बनेंगे, यहाँ से जो है टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और देश को जो है, प्रदेश को धन मिलेगा। क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और उस धन का वो क्या करेगा? उस धन का वो समाज कार्य में खर्च करेगा, अपने जो है अपने राज्य के विकास में खर्च करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, शिक्षा में खर्च करेगा, स्वास्थ्य में खर्च करेगा, और सारे जगह खर्च करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? है? कोई डाउट है? थोड़ा लिखिए तो। उत्तर प्रदेश लिखिए। क्या हुआ? सर आप बैठ जाइए, बैठ के बोलिए। नहीं ठीक है, इतना थैंक यू, इतना आपने क्या ख्याल किया। नहीं ठीक, एनर्जी थोड़ी कम लग रही, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे पढ़ाने में कमी नहीं आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। पढ़ाने उत्तर प्रदेश के लोग लिखिए, पढ़ाने में मेरे कोई कमी नहीं आएगा, और उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, समझाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते, राज्य होने के नाते अपने वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को, अपने वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को, अपने वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए
चौथी लेने के लिए अद्वितीय, अद्वितीय लिख लेंगे नहीं, लिख हाँ लिख देना अद्वितीय, अद्वितीय चुनौतियों, अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों का सामना करने, अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों का, अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। लोक वित्त बजट निर्माण और आर्थिक सुधार, लोक वित्त बजट निर्माण और आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे पैराग्राफ लिखिए, बताइए उत्तर प्रदेश का जो यूपी ग्लोबल 2023 इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें टारगेट कितना है देश को कितने के इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश कितने ट्रिलियन का? 5 2 3 1 भाग खा के बच्चे हैं। कौन बोला 5 पे होता है? मैं 3 बोला, कौन बोला है? मैंने 3 बोला। 3 कौन बोला? तब भी वो भांग ही खाया है। कितने? 2 दिन। हाँ आपको तो पता नहीं ऑप्शन तो 1 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन का ऑप्शन दे सही है। 5 ट्रिलियन जो है भारत को, भारत का जो बोला है वो बहुत ही गुनाह वाला काम है। जो बोला है वही है कि आप लोग बड़े नहीं मुर्गा बनवा देते हैं। मुर्गा और मुर्गी 2 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देश जो है उत्तर प्रदेश 2027 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के में अपना 1 ट्रिलियन योगदान देना, अपना 1 ट्रिलियन योगदान देना, ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है प्रदेश में? देश की बात नहीं कर रहा, बहुत सही। पहले कौन? पहले पे और किसको पीछे करके आया उत्तर प्रदेश? हाँ बताइए, गुजरात तमिलनाडु किसको? कितने लोग गुजरात के करो? गुजरात। चलिए लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक वित्त, उत्तर प्रदेश में लोक वित्त इन्वर्टेड कामों में लिखिएगा, राज्य सरकार द्वारा आय और व्यय। उत्तर प्रदेश में लोक वित्त, उत्तर प्रदेश में लोक वित्त, उत्तर प्रदेश में लोक वित्त इन्वर्टेड कामा में आय, उत्तर प्रदेश में लोक वित्त लिखें, इन्वर्टेड कामा नहीं, ब्रैकेट में लिखेगा राज्य सरकार द्वारा आय और व्यय का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा आय और व्यय का प्रबंधन, कॉमा प्रबंधन, जिससे सार्वजनिक वित्त के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक वित्त बता दिए थे ना, कोई पूछेगा तो ये तो नहीं है ना पता चले, बता ही ना पाओ सार्वजनिक वित्त क्या है। क्या है सार्वजनिक वित्त? है वही कहानी हुआ कि सार्वजनिक वित्त क्या हुआ? सार्वजनिक रूप से जो सार्वजनिक संपत्तियों से जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, टैक्स लगाते, टोल टैक्स, सड़क से, इन सब से जो धन प्राप्त होता है,
ठीक है, क्या लिखे किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मतलब ब्रैकेट क्लोज का उद्देश्य राज्य की विशाल वित्त के रूप में जाना जाता है। ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज आगे लिखिएगा। का उद्देश्य राज्य की विशाल का उद्देश्य राज्य की विशाल। बहुत सारे लोग कोचिंग से गायब हो गए, एग्जाम चल रहा है कि लोग गायब हैं और कुछ लोग जो है इधर उधर हवाबाजी सही बात कर लें हवाबाजी। हो सकता है जीवन में फिर दोबारा मौका ना मिले कभी हवाबाजी करने। सही बता। उद्देश्य राज्य की विशाल आबादी का उद्देश्य राज्य की विशाल आबादी का उद्देश्य राज्य की विशाल आबादी की विविधता विशाल आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना की विशाल आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। बुनियादी ढांचे बुनियादी ढांचे बुनियादी ढांचे उसके बाद लिखिएगा बुनियादी ढांचे में क्या क्या है। ये तो आप लोगों के जवाब पे याद हो जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे में क्या क्या है? हाँ, बिजली पानी सड़क ये बुनियादी ढांचा है। मकान ये बेसिक जरूरत है। बुनियादी ढांचे कौमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बेहतर बनाने और समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी क्या बताए? सबके साथ सबका विकास। समावेशी मतलब सभी जाति वर्ग धर्म को साथ लेते, सभी जाति वर्ग धर्म आवंटन हाँ वो संसाधनों का आवंटन जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। पूर्णविराम 2027 तक उत्तर प्रदेश को 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के राज्य के महत्वाकांक्षी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में यह सहायक सिद्ध होगा। अर्थव्यवस्था बनाने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
उत्तर प्रदेश का बजट वित्तीय नियोजन, पैराग्राफ चेंज करके, उत्तर प्रदेश का बजट वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन। संसाधन आवंटन मतलब समझ रहे हैं क्या संसाधन मतलब क्या होता है? जो भी व्यक्ति का बेसिक जरूरत हो, ठीक है। जैसे ये भी एक तरीके से संसाधन ही है। देखिए अभी आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, ठीक है। अभी देख रहे हैं सरकार ने विकलांग लोगों को एक वो साइकिल दिया था इलेक्ट्रिक वाली, तो भी एक तरीके से संसाधन है। अगर वो उसके पास रहेगा तो उसका जीवन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा पहले तो वो वाली साइकिल चलाते, एक बार मैंने चलता नहीं भाई, वो सच बताए बहुत भल लगता है उसको चलाने। मैं भी ट्राई करता हूँ। तो सरकार अच्छा इससे फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? उन लोगों का जीवन थोड़ा सा फास्ट हुआ, ठीक है। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जो है जो गरीब तबके के लोग हैं या विकलांग हैं या SC OBC हैं उनको जो है समाज से मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी रिसेंट में देखिए इसने शुरू कर दिया, फ्री में पढ़ा रहा है कंप्यूटर, ठीक है। ये योजना अच्छी है। 20,000 रुपये, इसका 20,000 रुपये फीस है, वो लेवल पता है 20,000 रुपये। और हाँ मैं तो मेन चीज तो भूल ही गया, अभी रिसेंट में हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का जिक्र किए, कहीं अभी सम्मेलन कर रहे थे उस योजना का जिक्र किए। और ये योजना मुझे लगता है कि प्राणदायी है, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे। सच बता रहे, ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो पहले शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे, कंपटीशन लगता था कि उनके बस की बात नहीं है कंपटीशन में, और ये योजना कितने लोगों को जो है मतलब प्राणदाता के रूप में आया। सच बता रहे हैं। लेकिन वही है कि बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है जैसे हमसे ही क्लास में एक लोग पूछे, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि क्लास में एक लोग कहे कि सर जो है और सोच रहे हैं बाहर चले जाए। हमने बाहर आप चले जाइए, चाहे विदेश चले जाइए, जितना बेहतर आपको यहाँ मिल रहा है वहाँ बाहर नहीं मिलेगा। बाहर आप 3-4 जो बाहर वाले सर नहीं आ रहा है, जो बाहर कहते हैं जाने को वो नहीं आ रहा है। कौन है? यहाँ पढ़ने वाले बाहर हैं सर, बाहर वाले नहीं आ रहे जो बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर वाले गए क्या बाहर? बाहर वाले गए क्या बाहर? बाहर गए होंगे। तो जो बाहर वाले, ये एक दिमाग में एक बना है आभा मंडल। मैं बाहर घूम के आ चुका हूँ, मैं दिल्ली भी जा चुका, इलाहाबाद तो था ही, मैं दिल्ली भी गया था वहाँ तैयारी करने। मैं देख चुका कोई फायदा नहीं है। सच बताएं, अगर आपको एक जगह वन डेस्टिनेशन पे अच्छी व्यवस्था मिल रही पढ़ाई, उससे बेहतर कोई नहीं। आप जाके अभी आप लोगों को लगता है बाहर जाके तो रोटी बनाओगे तब पता लगेगा, बहुत सारी रोटी बनाए, सही बता रहे। बाहर जाके आपको बताएं, रियलिटी में बता रहा हूँ, कितनी रातें हम लोगों का जब एग्जाम लगता था ना, टिफिन नहीं मंगाते थे, कितनी रातें पानी पी के सोए हैं। क्योंकि खाना आदमी रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पढ़ रहा है, फिर मन करेगा खाना बनाने। और ये यहाँ पे आपको सबसे बेटर मिल रहा है मेरे हिसाब से। मैं तो बेटर देता हूँ और लोग नहीं। ये 5वां पेपर आप उठा के देख लेना, सच बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ। 5वां पेपर जो मैं पढ़ाया हूँ, इस बार एग्जाम दे लेना, अगर क्वेश्चन ना मिले तो। अब आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हम पकड़ा देंगे, लेकिन हाँ टॉपिक आपको मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है, और इससे जो है ना समाज में जो एक खाई था उसको पाटने का बहुत बेहतरीन काम हुआ। लेकिन वही आप लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, जो लोग हैं, चलो भाई पढ़ो, फ्री में मिल रहा है। एक बार बताए थे नहीं है, इलाहाबाद में फ्री में जहर लेके बैठ जाओ, ले लेंगे लोग, कहीं कुछ नहीं तो काम ही आएगा। कभी डिप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, खा आराम से निपट गया। चलिए नेक्स्ट, क्या चूहा मारने का आएगा, बहुत सही सही बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर कहाँ तक लिखे? उत्तर प्रदेश का बजट वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन। हाँ इसी के रूप में संसाधन आवंटन। संसाधन आवंटन मतलब बात समझ में आया क्या? हाँ बेसिक चीजें सरकार जो है आपको प्रोवाइड करा रहा है। संसाधन आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। संसाधन आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
कार्यकर्ता यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार की लिख ली प्रतिबद्धताओं, एक मिनट, विभिन्न क्षेत्रों के सरकार की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं लिख लीजिए। को दर्शाता है, प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। अच्छा, सरकार का प्राथमिकता क्या होता है? सरकार का प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकता क्या होती है? लोक कल्याण। क्या क्या प्राथमिकताओं को उसके क्या क्या, जैसे क्या क्या हो देना चाहता है? पहली बात तो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, जिसको शिक्षा राइट टू एजुकेशन इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन बता सकता है? राइट टू एजुकेशन ऑप्शन है ना? समिति जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। बताइए 86, 87, 85? 86 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार। सरकार का ये दायित्व कि आपको शिक्षा, बिजली, पानी, वायु, स्वच्छ वायु, ये सब आपको प्रोवाइड करें। शिक्षा, बिजली, पानी, मकान, ये सब बेसिक जरूरत होती है, ये आपको प्रोवाइड। अगर आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है तो आप इसके खिलाफ जो है केस कर सकते हैं। ये आपका स्वच्छ वायु पाना आपका अधिकार है, ठीक, शिक्षा पाना आपका अधिकार है। जैसे इस यहाँ से आपको कोई बैठने, आपको कोई, अगर आप क्लास में माहौल खराब करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर क्लास में माहौल खराब नहीं करते तो आपको कोई यहाँ से हटा देता है, ये आपका अधिकार है। बात समझ गए ना? चलिए आगे लिखिए। जिसमें लोगों का प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, जिसमें लोगों के समग्र कल्याण, लिखिएगा, जिसमें लोगों के लिए समग्र कल्याण के लिए धन, जिसमें लोगों के समग्र कल्याण के लिए धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। धन कल्याण के, ठीक है, कल्याण के लिए धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। और जो राजस्व सृजन वह, हाँ वह राजस्व सृजन लिख लीजिएगा, राजस्व सृजन व पर्यटन और राजकोषीय नीतियों सहित बजटीय निर्णयों का राज्य की आर्थिक, स्वास्थ्य और, ये लिख लीजिए पॉइंट को मैं समझाता हूँ, राजकोषीय नीतियों सहित बजटीय निर्णयों
बजटीय निर्णयों लिख ले राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य और उसके नागरिकों के भलाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये लिखिए तो मैं बताता हूँ। बजटीय निर्णय लिख लिए कि नहीं? लिख लीजिए। क्या हुआ? छूट गया आर्थिक स्वास्थ्य और उसके बोल दे रहे हैं, फिर से टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से आर्थिक स्वास्थ्य और उसके नागरिकों की भलाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्वास्थ्य और उसके नागरिकों की भलाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरकार जब बजट बनाता है, क्या बनाता है? बजट। तो अब विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है, विभिन्न पहलुओं पर कि कहां कहां पर बजट कैसे कैसे पैसा खर्च करना है, किस जगह शिक्षा पे कितना देना है, ठीक, रोजगार को कैसे क्रिएट करना है, ठीक, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद स्वास्थ्य पे। ये सब बजट के मेन टूल्स होते हैं, ठीक है। सरकार इन सब सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, हम कौन सी पॉलिसी या बजट में कौन सा टैक्स कम करें कि जिससे इन्वेस्टमेंट आए, कौन सी लाइसेंस प्रणाली तो अब कम हो गया है, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से ढील दें कि इन्वेस्टमेंट आए। ये सब सारा जो है, ये रोजगार, शिक्षा, इन्वेस्टमेंट और क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको ध्यान में रख के बजट को बनाया जाता है, ठीक है, जिससे आपके देश में, आपके प्रदेश में, मतलब मेरे मुंह से हमेशा देश निकलता है, प्रदेश ही समझिएगा, ठीक, प्रदेश में आपके इन्वेस्टमेंट आए और आपके प्रदेश का विकास हो। अगर एक बात मैंने पहले ही बताया था, जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वहां पे रोजगार और उस राज्य की समृद्धि होगी, वह राज्य जो है ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो बजट को बनाने के पीछे ये सब सारे चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, ठीक। एक बात जान लीजिए, कोई भी योजना जो भी आपको फ्री में मिल रहा वह संविधान के तहत ही है, चाहे कोई योजना। अगर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो संविधान में ही कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है। अगर आपको खाने का फ्री में मिल रहा है, गरीब अन्न कल्याण, तो भी कल्याणकारी योजनाओं में, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है उसमें आती है, ठीक है। बहुत मजा क्या निकल गया क्या? तुम्हारा कौन कहा है बैठने के लिए? मच्छर से मचवाने का क्या मतलब? यार इधर बैठ जाओ, जगह है। चलो ठीक है, जहां सही लगे वहीं बैठो। पैराग्राफ चेंज करके अगला लिखिए। उत्तर प्रदेश ने रक्षा और एरोस्पेस लिख लेंगे कि लिख दें? रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण अच्छा, ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। निवेश और विनिवेश में अंतर क्या होता है? कौन बता सकता है? निवेश और विनिवेश बताइए। निवेश और विनिवेश में अंतर क्या होता है? बताइए, आपको पता है? तो बता देना। कल में देखा, हमने देखा था।
मैं तो क्या कहा देगा। चलिए वो क्वेश्चन ये है, निवेश और विनिवेश में अंतर बताइए भाई आप। निवेश और विनिवेश कुछ दिमाग लगाइए क्या होगा। अपने देश से जिसका बाहर निकलने निवेश देखिए विनिवेश क्या होता है, कोई घाटे में चल रहा हो उद्योग, ठीक, कोई घाटे में चल रहा हो उद्योग, उसको जो है उसको बेच देना या कहीं से इन्वेस्टमेंट मना के उसको फिर से रीस्टार्ट करना। क्या करना, रीस्टार्ट। बात समझिए, कोई घाटे में उद्योग चल रहा हो, ठीक, वो जर्जर हो चुका हो, उसमें सरकार अपने तरफ से उसको आर्थिक प्रोत्साहन देके आर्थिक प्रोत्साहन देके फिर से खड़ा होने के लिए सहायता, फिर से खड़ा होने के लिए, ये विनिवेश होता है। या ये बात ऐसे भी समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को जो है किसी दूसरे को बेच दे और दूसरा वाला उसमें और पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक। निवेश क्या होता है, निवेश कंपनी चल रही, ठीक ठाक से कंपनी चल रही, उसमें और पैसा बाहर से इन्वेस्ट करना, समझे कि नहीं, कोई डाउट है। बिजनेस क्या होता है, कंपनी कोई घाटे में चल रही है, उसमें फिर से पैसा इन्वेस्ट करना, या बाहर सरकार उसको समर्थन दे, ठीक। और निवेश में क्या होता है, निवेश में कंपनी चल रही है, उसमें बाहर से पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक। तो इसमें क्या क्या था, एरोस्पेस और दूसरा लिख लीजिए, एरोस्पेस, विनिर्माण, ईवी निर्माण, ईवी मतलब वही ईवी चार्जिंग। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे काहे सपोर्ट ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, भारत का कितना लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का, न्यूट्रल बनने का, 0 कितना 2060, 2070, 2080, 2090, 2070 कौन होता है, 2047 है, 2070 है कि 2047 है कि 47 कंफर्म है, 70 था ग्लासगो में जब हुआ सम्मेलन वहां से 70 सरकार ने घटा दिया हुआ। तो इसमें क्या है, ईवी चार्जिंग, ठीक। फिर दूसरा लिखिएगा विनिर्माण, ईवी लिखे ना, ईवी विनिर्माण, ईवी विनिर्माण, ईवी विनिर्माण, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक लिखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, लॉजिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, लॉजिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, कॉमा पर्यटन, 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 कॉमा कपड़ा में निवेश, कपड़े में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाकर, को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाकर, आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाकर, नीति संचालित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाकर, नीति संचालित प्रशासन के माध्यम, नीति संचालित प्रशासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए, नीति संचालित प्रशासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी, एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में, एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में
तंत्र बनाने में कई सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। कई सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। कई सुधारात्मक प्रयास किए गए। सुधारात्मक प्रयास किए गए। कौन कौन सा है? लिखिए, MSM बिजनेस, MSME नहीं है, MSM बिजनेस, MSM बिजनेस, MSM बिजनेस, MS स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल, MSM बिजनेस, बिजनेस। दूसरा इन्वेस्टमेंट समिट 2023, इन सबके माध्यम से पैसा, इन्वेस्टमेंट समिट 2023 कहाँ किया गया था? लखनऊ। इन्वेस्टमेंट समिट समिट 2023 के माध्यम से सरकार ने 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश के माध्यम से सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षमता को आकर्षित किया है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षमता में, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। आर्थिक क्षमताओं में निवेश के विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, एक प्रीलिम्स का भी लिख लीजिए, मे भी काम आ जाए। देखिए, पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ है। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। लिखिए, पहले लिख लीजिए 2024-25 बजट अनुमान, पैसा आता कहाँ से। लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिएगा 2024-25 बजट अनुमान, पैसा आता कहाँ से। ठीक है, ऐसे गोला बनाइएगा। ठीक है, ऐसे गोला बनाइएगा। ठीक है, और इसमें जो है पार्ट में दिखाना आपको कहाँ से कितना पैसा आता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा आता है स्वयं का कर, सबसे ज़्यादा, ऐसे बना दीजिएगा, स्वयं का कर, इसमें लिखिएगा स्वयं का कर। इससे पैसा कितना आता है 37.1%। ये एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे फिगर पूछ लिया है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी ये डाटा डाल देंगे तो काम आएगा। वैसे ये मेंस का डाटा इसी साल के लिए रिलेवेंट है, पहले बता देंगे। नहीं ये डाटा आप 25-26 वाला मेंस लिखने जाए तो ये डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। मैं लिखवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाह रहा था, क्योंकि ये हर साल डाटा बदलता है। फिर उसी में 37.1, ठीक है, कर, क्या लिखे, कर राजस्व लिख लीजिएगा, इसी में आगे कर राजस्व, कर राजस्व। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, आता है यहीं से। ठीक है, ऑर्डर में लिखिएगा, दूसरे नंबर पे क्या आता है, इसी में अपना गोला मारते जाइएगा। ठीक, मालूम है ना, ऐसे इसका ऐसे ऐसे करके बताते हैं, लिखते रहिए।
5 टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक और कर लीजिएगा 6। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखिए पैसा कहां से आता है। केंद्रीय करों में राज्यांश से, केंद्रीय करों में राज्यांश से। केंद्रीय करों में राज्यांश। केंद्रीय करों में राज्यांश से मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं? पता चले लिखते चले जा रहा है। जो केंद्र का कर होता है उससे पैसा सरकार को मिलता है, राज्य सरकार को। ठीक है। केंद्र जो कर वसूलता है, कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों वसूलते हैं, कुछ केंद्र वसूलता है, राज्य को डिलीवर कर देता है, दे देता है। तो इसका जो है लिख लीजिएगा, ये आपका है टोटल 30%। दूसरे नंबर पर। ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, ये नंबर लिख लीजिए। ये कभी कभी बजट में जो है ऑटो लगाने के लिए आता है कि सबसे ज्यादा किस मंथ में खर्च हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, सीक्वेंस ऑर्डर। तीसरे नंबर पे लिखिएगा लोक ऋण 15%। तीसरे नंबर पे लोक ऋण, इसी में कोई डाल दीजिएगा लोक ऋण। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे डालिएगा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। इसमें आपको टोटल 12.9%। एक और बचा ये बताइए, जानते चलिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान क्या हुआ? लिखने का मतलब है कम से कम समझते तो रहिए। केंद्र सरकार को सहायता देता है, ठीक है, और वह सहायता के लिए कौन उसको सुझाव देता है? कौन देता है? नीति आयोग। क्या करता है? नीति आयोग जो सुझाव देता है किसको कितना कितना पैसा देना है। समझ में आया? तो लिखिए इसको, इसका है 12.9 और एक और लिखिएगा छोड़िए, इतना लिख लिया ना। ये 3 कितना 4 हुआ ना? 4 हुआ। 4 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक यहाँ पर पूछे। और देखिए पैसा जाता कहाँ है भाई, सेम ग्राफ बनाइएगा, सेम ग्राफ, और इसमें लिख लीजिएगा बस पैसा जाता कहाँ। ये पैसा आता था, अब पैसा जाता कहाँ? इसमें टोटल 11 ग्राफ है, लेकिन जो ऊपर से 4 5 है जहां पैसा ज्यादा आता है उसी का मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा, गोला बनाइएगा। सबसे पहले पैसा आपका कहां से आता है? सबसे ज्यादा पूंजी, देखिए पूंजीगत परिव्यय से सबसे ज्यादा पैसा पूंजीगत परिव्यय। पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत परिव्यय यहां से आता है आपका 21%। कितना आता है? 21 दशमलव, टोटल राइट 21%। दूसरे नंबर पे लिखिएगा, दूसरे नंबर पे लिखिए वेतन और सरकारी कर्मचारी। वेतन जिसके लिए आप लोग बोलेंगे, वेतन और सरकारी कर्मचारी, इनके में कितना जाता है? इनके में जाता है टोटल 12.8%। ये शायद पिछले बार पूछ लिया था,
टीसीएस के प्रीलिम्स में कि पेंशन और वेतन पे सरकार कितना % खर्च करता है। ठीक है, ठीक है, 12.9, इससे भी ज्यादा एक जगह खर्च करता है। सहायता अनुदान में 9% खर्च करता है। सहायता अनुदान नहीं, 1 मिनट, सहायता अनुदान नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें कितना लिखे, 12.9 लिखे ना, फिर उसके बाद लिखिए अन्य व्यय। अन्य व्यय क्या बोलते हैं? अन्य व्यय, अन्य व्यय में लिखिएगा 12.7, 12.7%। कितना हुआ, 4 लिखिए, 12.7, 3, 1 और लिख लीजिएगा, 12.7। पेंशन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ऐसे फिगर पूछ लिया था। पेंशन पे 11%, पेंशन पे 11%, ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया था। सॉरी, 11.7, 11.7%। ठीक, और एक और लिख लीजिए बस, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, वेतन प्राप्त संस्थाएं, यहां आपका टोटल खर्च होता है 11.7, 11.7 ये भी है, ध्यान दीजिए, 11.7। ये पैसा आपका जो है इतना आता है, इतने जगह पैसा जाता है, ये आता है, जाता है। जी बताएं, पेंशन पे कहाँ लिखे हैं? पेंशन पे लिखे होंगे ना, पेंशन पे 11.7%। ठीक, तो ये पैसा आपका आता है, जाता है। ठीक, ये लोक वित्त हो गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब आपका 2 टॉपिक बचा, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो आज 2 टॉपिक। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे ये यहाँ का टॉपिक है नहीं, समझ लीजिए। एफआरबीएम, एफआरबीएम एफआरबीएम एक्ट 2003, इसका लिख लीजिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये एक एक्ट आया था। इस एक्ट के माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करना था। क्या करना था? इस एक्ट के माध्यम से आया था, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करना था। क्या करना था? कम करना था राजकोषीय घाटा। अभी आपने करंट पढ़ा था ना, राजकोषीय घाटा कितना है बताइए, देखो वैसे एग्जैक्ट डाटा तो मैं भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। ये 4.5 के आसपास था, 4 राजकोषीय घाटा। तो क्या है, इसको 3 पे लाना था। कितना पे लाना था? 3 पे लाना था। ठीक है, और इसके लिए एक कमेटी भी गठित हुई थी, एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कौन थे बताइए, पता है कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? एनके सिंह कमेटी एक गठित की गई थी। ठीक है, एनके सिंह कमेटी ने सुझाव दिया था कि जो आपका राजकोषीय घाटा है उसको 3 पे लाना है। कितना लाना है? 3 पे लाना है, 3% पे लाना है। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे कि जिससे, एक बात फिर से समझिएगा, राजकोषीय घाटा कम रहेगा
तो इसका मतलब आपका देश जो है प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? राज्य या देश आपका प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपका फिजिकल, अगर आपका राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप व्यापार घाटे में, आपने कहीं से पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, आप अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों से या अन्य माध्यम से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये रूल आया था एफआरबीएम एक्ट, ये डायरेक्ट पूछा भी एग्जाम में। एफआरबीएम एक्ट प्रीलिम्स में आया कि एफआरबीएम एक्ट कब आया था? 2003 आया था, 2003 में लागू हुआ था, 2004 में। कब लागू हुआ था? 2004, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया था कि इसमें राजकोषीय घाटे को कम करना है, आपका व्यापार घाटे को कम करना है, ठीक है, आयात को बढ़ाना है, निर्यात को कम करना है, मतलब ये सब सारे सुझाव दिए गए थे। बाद में रिसेंट में अभी 2 साल पहले एक एनके सिंह कमेटी ने गठित की और इन्होंने और सारे सुझाव दिए। तो वो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, जो जरूरी था उतना मैं बता दिया। इसको फिस्कल डेफिसिट 3% पे लाना है, ठीक। चलिए लिखिए, आगे आगे आगे, मतलब लिखिए नहीं, समझ लीजिएगा तो ही लिख पाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? चलिए अब देखिए, उत्तर प्रदेश राजकोषीय नीति के पहल क्या क्या है? उत्तर प्रदेश राजकोषीय नीति के पहल, उत्तर प्रदेश समझा देंगे, जो लिखवाने का होगा हम लिखवा देंगे, नहीं तो फिर समझाइए। उत्तर प्रदेश राजकोषीय, उत्तर प्रदेश सोच लीजिए एक मास्टर में एक स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? हल्का जुकाम होता है, आप लोग घर पे जाके सोते हो, आराम बोल देते हैं नहीं तबियत नहीं ठीक है, सब मास्टर क्या करे, चलाना पड़ता है, ये होता है जिम्मेदारी। सुबह उठने का मन नहीं करेगा तब भी उठता ही आप लोगों के लिए। चलिए, पहला इसमें है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन। दूसरा है राजस्व वृद्धि, राजस्व वृद्धि। तीसरा है इसमें व्यय प्रबंधन, व्यय प्रबंधन। और चौथा है ऋण प्रबंधन। ऋण प्रबंधन, पहले इसका भूमिका लिख लीजिए तो अभी समझा देंगे। लिखिए थोड़ा सा भूमिका, इसका भूमिका लिखिए। राजकोषीय समेकन लिखेंगे, पहले क्या लिखे? उत्तर प्रदेश की, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की राजकोषीय नीति की पहले लिखे, पहल ना, इसमें भूमिका लिखिएगा। बजट का आकार इस बार कितना था, कौन बता सकता है? यूपी आप एग्जाम देने गए थे, बताइए, और बजट नहीं पढ़ के गए थे? क्या नहीं पढ़ के गए तो भी ठीक ही था, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आया, तो आपकी किस्मत अच्छी थी। तो आया नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन बजट ये आपने घोर अन्याय किया था एग्जाम के साथ, कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं बजट नहीं पढ़ के जा रहे हैं। हम लोग कितनी बार बजट और आर्थिक सर्वे। चलिए, राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा शुरू की गई, राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा शुरू की गई
राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा शुरू की गई राजकोषीय नीतियों का एक समूह है। राजकोषीय नीतियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य सरकारी घाटे और ऋण संचय। राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा शुरू की गई राजकोषीय नीतियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करना है। ऋण संचय को कम करना। यह बेहतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करने करके हासिल किया जाता है। और सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करके हासिल किया जाता है। ठीक है। इसमें राजकोषीय अनुशासन था। पहले समझ लीजिए राजकोषीय अनुशासन, नहीं तो पता चले। राजकोषीय अनुशासन का मतलब क्या है? सरकार इस तरीके से नीति निर्माण करेगी कि जिससे पैसा या व्यापार या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट घाटा में क्या हो, राजकोषीय घाटा में क्या हो, राजकोषीय घाटा में। अनुशासन का मतलब क्या होता है? मतलब लापरवाही तरीके से बजट का निर्माण होता है। बजट को बनाने के पहले सारे पहलुओं को ध्यान करना। अच्छा एक बात जान, बजट जब बनता है तो बजट ऐसे नहीं बन जाता। बजट जब बनता है तो उसमें जितने लोग जुड़े रहते हैं सारे लोग जो है अंडरग्राउंड हो जाते हैं। सारे लोगों का फोन सब बंद हो जाता है, बाहरी दुनिया से एकदम कट, जब तक बजट पेश नहीं हो जाएगा। जब बजट पेश हो जाएगा तब जाके वो वहां से निकल सकते हैं। नहीं पता चले कोई टैक्स लगा है इतना %, तो पहले से मार्केट में लीक कर दे और सरकार कंपनियां फायदा उठा लें। तो ये सब सारी चीजें होती है। बजट बहुत गोपनीय तरीके से बनाया जाता है। बजट जब बनता है तो पूरा एकदम मतलब ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे अंदर बनता है, वहाँ बहुत सारे गोपनीयता रखी जाती है। और जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं बजट बनाते समय, किसी के पास कोई सेलफोन, मतलब बाहरी दुनिया से एकदम इंटरलिंक खत्म, जब तक बजट पेश नहीं हो जाए। बजट पेश नहीं। तो इसमें अनुशासन में क्या होता है? अनुशासन में देखिए, अनुशासन में क्या होता है, इसी में 2 पॉइंट इसमें बताने का है बस। इसमें जो सरकारी घाटे हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। बजट अनुशासन में क्या होता है, मतलब राजकोषीय अनुशासन में जो सरकारी खर्च है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी खर्च क्या हो सकता है? सरकार जो विभिन्न मदों पे खर्च करती है, सरकार जो विभिन्न मदों पे जो खर्च करती है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे राजकोषीय घाटा कम। राजकोषीय घाटा कम, इसमें लिख लीजिए बस यही पॉइंट था। इसमें राजकोषीय लिखिएगा, लिखा दे कि ये समझ गए, यही पॉइंट इसमें लिखना था। क्या कह रहे हैं? लिखवा दें जैसा आप लोग कहें, यही पॉइंट इसमें था। सरकार जो है अपना विभिन्न मदों पर खर्चा कम करेगा, कि जिससे क्या बोल रहे हैं आप तो एसएससी वाले हैं, आज बैठ गए कल नहीं बैठेंगे। नहीं आप रेगुलर बैठे हैं? रेगुलर बैठे ऐसा छोड़ दीजिए। मोटिवेशन कहीं से मिला है कि अंदर आज मतलब अंदर से इच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए है? नहीं, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, फायदा मिलेगा। अभी 3-4 टॉपिक गया है इसमें 3 ही 4 टॉपिक गया, अभी पूरा पेपर बचा है। ठीक है, लिखवा दे तो हो जाएगा भाई। सारे लोग बोले तभी क्या कह रहे हैं? हो जाएगा। आप दोनों लोग तो एकदम बोलवे नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत से पढ़ते हैं, ये बड़ी बात है। सच में मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है क्लास नहीं करता।
फिर है राजस्व वृद्धि। ठीक है, राजस्व वृद्धि में क्या है, देखो इसमें समझा दे, सरकार राजस्व वृद्धि में करता कैसे, वृद्धि कैसे करता है। जो स्टाम्प शुल्क होते हैं, जो स्टाम्प शुल्क होता है उन सबको बढ़ा के राजस्व वृद्धि करता है। क्या करता है, स्टाम्प शुल्क। अच्छा एक चीज और बताइएगा, अभी हमने रिसेंट में बताया था सरकार जो है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या करता था, अभी सौर ऊर्जा नीति में मैंने पढ़ाया था, क्या किया, स्टाम्प शुल्क में छूट दिया था और 100% कहाँ छूट दिया था। क्या यार, क्या आपको पढ़ते बताओ, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी आपको पता नहीं कितना 1 साल बाद कि 2 साल बाद मेंस लिखना है। भगवान से करें, प्रभु से मेरा इच्छा है किसी बात लिख लो, आप लोग सब सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे लापरवाही से बता रहे हैं तो, और एक बात और बता रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। ये बात ये आप समझिए, आप कुएं में हैं, दुनिया अभी बहुत बाहर है, बहुत लड़ाई है। कभी जाके आप देखिए दिल्ली और इलाहाबाद में रात रात बैठ के लोग पढ़ते हैं। अगर यहाँ 40-50 क्वेश्चन आप 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप कईयों लाख गुना से पीछे हैं, क्योंकि वहाँ 80-90 की आम बात है। तो अगर आप अभी बुरा मत मानिएगा, मेरा किसी को हर्ट करने, मैं पूरे सामूहिक रूप से क्लास को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अभी रिसेंट में 2, 4, 5, 1 हफ्ते पहले की बात याद नहीं है तो क्या गारंटी है कि 1 साल बाद आपको चीजें याद रहेंगी। 1 साल बाद तो हमें लगता है कि सब भूल जाओ। 5वां पेपर था क्या, देख के चिट्ठी करके बता दिए, चलो कोई नहीं, बताए तो सबसे बड़ी बात पूर्वांचल। ठीक, तो वहां पे क्या था, 100%। ठीक है, तो लिखिए इसमें उत्तर, हाँ समझाइएगा, लिखने के पहले समझ लीजिए। सरकार क्या करता है अपना, सरकार जो है राजस्व वृद्धि कैसे करता है, विभिन्न करों को बढ़ा, ठीक है, करों को बढ़ा के, स्टाम्प शुल्क को बढ़ा के, और सारे इधर उधर से सोर्स सरकार से अनुदान प्राप्त करके, कहां से, सरकार से, जैसे केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके वो अपने राजस्व को वृद्धि करता है। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी प्रदेश सरकार विदेश से ऋण ले सकता है? ले सकता है? ये बात आपने बहुत अच्छा बोला, थोड़ा सा आपके पास आना पड़ेगा। बताइए, ऋण ले सकता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब है ले सकता है कैसे? नहीं, पार्लियामेंट पास में पहुंचा, लेकिन वहां केंद्र जो है उसको क्या करेगा, कहाँ पढ़े थे, कौन पढ़ा था, सही पढ़ा, सोच लीजिए आप, चिंटू भरमान सही उठाइए, SSC का लड़का जो और बता दिया UPSC का क्वेश्चन, और आप लोग एकदम साफ सुन लिया, बता नहीं। राज्य सरकार तभी लोन ले सकता है किसी भी विदेश से, किसी भी विदेशी कंपनी से, मतलब किसी भी विदेशी संस्था से, जब उसको केंद्र क्या करेगा, गारंटी, डायरेक्ट वो पैसा नहीं। ठीक है, तो देवी जी लोग, आप लोग अपना दिमाग खोलिए, नहीं तो देवता लोग जो है बड़ा शोषण करेंगे, चौका बर्तन खूब करवाएंगे। वैसे देवता लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, सही बता दें। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट में, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट में देखिए 6.7% की बढ़ोतरी हासिल की। अपने बजट में 6.7% की बजट बढ़ोतरी हासिल की।
यह बढ़ोतरी राज्य राज्य वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ? आप बताइए आपका नाम क्या? मैं पसंद हो गया नाम बताइए। महीना कौन सा था? मंथ जून। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है मुर्गा बनवा देंगे। जुलाई था। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। बढ़ोतरी राज्य वस्तु और सेवा कर, राज्य आबकारी बिक्री कर, कामा करते जाइएगा। राज्य आबकारी में वही आता है दारू। कोई आबकारी विभाग में अगर हो गया तो समझिए वो पैसा गोरख पैसा भरता है। आबकारी, राज्य आबकारी कौमा बिक्री पर कर कौमा व्यापार कर कामा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क वाहनों पर कर की प्राप्तियों में बढ़ोतरी की वजह हुई। इन सब से जो है पैसा उसका बढ़ा था। वाहनों पर कर की प्राप्तियों में बढ़ोतरी की वजह से हुई, ठीक है। बढ़ोतरियों की वजह से हुई थी, ठीक। ऐसे कहीं नोट में लिख लीजिए। बजट का आकार था 7.36 लाख करोड़ रुपए। बजट का आकार, कहीं ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ऐसे बॉक्स साइड में, और लिख लीजिएगा बजट का आकार 7.36 लाख करोड़। किसमें था? डॉलर में था कि रुपया में था? रुपया में, ठीक। इसी में कहीं उसी में नीचे लिख लीजिएगा, ये काम आएगा। हो सकता है आरों में काम आ जाए आपको। फिर नीचे लिख लीजिएगा राजस्व व्यय कितना किया था। राजस्व व्यय किया था 5.33 लाख करोड़। और पूंजीगत व्यय 2.04 लाख, ठीक। फिर उसके बाद पूंजीगत परिव्यय जो है 1.55 लाख करोड़। ये सब बातें जो है आपको इकोनॉमिक्स में समझाया जाएगा। ये सब राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिव्यय, ये सब क्या होता है ये सब बताया जाएगा। लेकिन अभी लिख लीजिए कितना पैसा गया था, ठीक है। बजट प्रबंधन, व्यय प्रबंधन क्या होता है? अगला है व्यय प्रबंधन, ठीक है। व्यय प्रबंधन में समझ लीजिए, बस और कुछ कहना है। व्यय प्रबंधन में राजकोषीय नीति जो होता है, राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। इसमें जो है लिख लीजिए, 2 लाइन में लिख लीजिए। व्यय प्रबंधन राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग कुशल, प्रभावी और जवाबदेही तरीके से किया जाए। व्यय प्रबंधन राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग कुशल, प्रभावी और जवाबदेही तरीके से किया जाए। धन का उपयोग कुशल, प्रभावी और जवाबदेही तरीके से किया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है, पता चले पैसा आपका कहाँ खर्च हो रहा है, किस मद पे खर्च हो रहा है, ये पता होना चाहिए। आवास योजना पे कितना पैसा गया, और उसके बाद सड़क योजना पे कितना पैसा गया, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण पे कितना पैसा गया, ये सब पारदर्शिता करता है नहीं? सरकार देता है नहीं? बजट में पहले दिखाता है नहीं? शिक्षा पे उसने कितना खर्च किया, ये सब सारा जो है पारदर्शी
पारदर्शी तरीके से होता है, और ये इसलिए बताता है कि हम पैसा कहाँ से लेते हैं और पैसा कहाँ कहाँ देते हैं। ये पारदर्शिता होना चाहिए। ठीक है। ऋण प्रबंधन, वही स्वाभाविक बात है। ऋण प्रबंधन क्या है? सरकार के पास जब पैसा कम रहता है क्या करता है? सरकार के पास जब पैसे कम रहते हैं तो क्या करता है? विभिन्न संस्थाओं, आरबीआई, विदेशों से क्या करता है? पैसा उधार, ठीक, उधार लेता है। फिर क्या करता है? अपने बजट को पूरा करता है। सरकार ज्यादा पैसा छाप भी नहीं सकता। पता चले कि मामूल का छाप ले जाओ, झोरा भर के रुपया ले जाओ, 1 लीटर दूध लेके आओ। जिम्बाब्वे के लोग जिम्बाब्वे का पैसा नहीं लेना चाहते। वो लोग भी कहते हैं डॉलर में पैसा, उन लोगों को लगता है तब कौन सा पता चले कि पैसा खत्म हो जाए, कोई मतलब है नहीं वहां पे। अच्छा एक चीज और है, अभी कभी आप नेपाल जाइए, मैं तो नहीं गया, जाने का प्रयास है। नेपाल कभी जाइए ना, तो नेपाल के लोग अगर आप अपनी इंडियन करेंसी लेते हैं तो बहुत खुशी के साथ लेते हैं। अगर उनको अपना लोकल मुद्रा देंगे तो उतना लेंगे तो मजबूरी है उनका, लेकिन आप इंडियन करेंसी लेते हैं खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा पैसा हमको मिलता है। वहाँ गोल्डे पता है, वहाँ सुनने में आता है कि रिचार्ज 500-600 रुपए की रिचार्ज। समझ में आई बात? तो एक टॉपिक और है, बस लास्ट है। थक गए क्या? थके तो नहीं होंगे, लिख लीजिए। इसमें सिर्फ हेडिंग लिखिए, समझा देंगे बस। उत्तर प्रदेश में आर्थिक सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपका पूरा होगा। यही लास्ट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक सुधार। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपका क्लास 11 बजे शुरू हुआ है, तो अभी 1.5 घंटा हुआ नहीं है। 11 बजे स्टार्ट हुआ, अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ। मैम आपकी पढ़ा रही थी, आप लोग ध्यान नहीं दे दिए, ये बोल। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन लिखिए, सबको मैं समझा दूंगा, आप कहेंगे तो लिखवा दीजिए। उत्तर प्रदेश, वैसे हम जितना इसमें टॉपिक है सब कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में समझा चुके हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें ना हम समझाए होंगे। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन और सुविधा अधिनियम लिखिए। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा लिखिएगा MSME स्टार्टअप नीति। MSME स्टार्टअप नीति, ठीक। और संरचना विकास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। देखिए अगर ध्यान दीजिए, सब टॉपिक कहीं ना कहीं समझाए हैं। ख्याल आ रहा है कि ख्याल ही नहीं आ रहा होगा? कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौशल विकास, पर्यटन, समाज
डिजिटल पहल, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, लिख नहीं रहे, बात कर रहे हैं, लिख नहीं रहे। लिख लिया सर, लिख लिया सर। आप कॉपी चेक कीजिएगा, कॉपी लिखा है नहीं लिखा है उसमें, वो कह लिख लिया, आप चेक कीजिए। नहीं रहे, अरे लिख लिया, आपने बोल दिया भाई भर देता। लिख लिया, सही है। शुरुआत में वो तो देख लीजिए। यूपीडा, इसी में एक और लिखिएगा यूपीडा, यूपीडा। अब बताइए, ये कोई ऐसा पॉइंट है जो हम ना समझा? कौन सा? यूपीडा बहुत पहले बताया था, ऊर्जा नीति के लिए बताए थे। ये एक नोडल एजेंसी थी, बताए थे कि नहीं? याद आया? ऊर्जा नीति के लिए कौशल बताए थे कि नहीं? पर्यटन बताए हैं, डिजिटल बताए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बताया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आपके प्रदेश की रैंकिंग अच्छी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा? आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। ईज ऑफ डूइंग मतलब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि आपके यहाँ व्यापार करने में सुगमता है, व्यापार करने में सुगमता है, व्यापारिक माहौल है, सुशासन अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, और उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, बिजली पानी, ये सब सारी चीजों की व्यवस्था है, तब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक अच्छा होता है। बात समझे कि नहीं? उसके बाद एमएसएमई, ये मैंने बहुत पहले बताया था। उद्योग जब मैं पढ़ाया था, उद्योग और व्यापार वहां पे बताया था। और संरचना में पता ही है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पढ़ाए थे कि नहीं? बताइए, आप कहीं शांत बैठे? कृषि खाद्य प्रसंस्करण नहीं पढ़ा? बताए भी थे कि यूपी बिहार जो है इसमें सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद जो है निवेश प्रोत्साहन, तो निवेश प्रोत्साहन क्या है? उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा, तो ये समझ लीजिए, जैसे निवेश प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या करता है? वही टैक्स छूट देता है, बहुत सारे टैक्स को छूट देता है, स्टाम्प को छूट देता है, ठीक है, जिससे आपके यहाँ रोजगार आ सके। ठीक, ये सब सारा पॉइंट लिख लेंगे नहीं? समझाया सब? लिख लेंगे। हाँ, सारे पॉइंट वही है, इसमें और कुछ नहीं करना है, मिला के आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक, कोई डाउट? तबीयत मेरा नहीं ठीक था, तभी देखिए आपको पढ़ा दिए सही, ठीक है ना? चलिए, कल तो आप लोग छुट्टी है, कल मजा करिए।